डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें स्टेट इक्वेशंस जो एक टॉपिक आता है उसमें दो टॉपिक आते हैं, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। तो हम डिस्कस करेंगे कि हमें अगर गिवन इक्वेशन हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इक्वेशन जो होगी वो मैट्रिक्स जो होगी वो कंट्रोलेबल होगी या ऑब्जर्वेबल होगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो कि एग्जाम में पूछी जाती है 3 मार्क्स के अंदर, a system is said to be completely state controllable if it is possible to transfer the system from any initial state xt naught to any desired state xt in a specified finite time by control vector ut। यानी एक स्टेट से अगर हम दूसरी स्टेट में उसको ट्रांसफर करें विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वेक्टर और वो इजीली अगर ट्रांसफर हो जाए, दैट मीन्स वो सिस्टम हमारे कंट्रोल में है और वो सिस्टम क्या कहलाएगा, कंट्रोलेबल। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की, लेकिन न्यूमेरिकली हमें कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक वर्ड आता है स्टेट इक्वेशन, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन में दिया जाता है। तो स्टेट इक्वेशन जो होती है वो लिखी जाती है x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी और y इज इक्वल टू सी एक्स टी प्लस डी यू टी। तो अब यहाँ पर जो हमने मार्क किया है, तो सबसे पहले x क्या है यहाँ पर, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर u क्या है और y क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो x हमारा यहाँ पर जो है वो स्टेट वेरिएबल है, ये ध्यान रखना है हमें। स्टेट वेरिएबल को हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, x से। u हमारा एक तरह से कंट्रोल वेक्टर है, यानी इनपुट की तरह काम कर सकता है यहाँ पर, और y हमारा जो है वो आउटपुट है। ठीक है, उसके बाद जो ये a b c एंड d नजर आ रहे हैं, ये हमारी मैट्रिक्सेस हैं जो कि हमें क्वेश्चन में दी जाती है। और ये जो डॉट हमने लिखा है, दिस इज डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से हमारा जो ये स्टेट इक्वेशन है ये डिफाइन होता है। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमारे को या तो स्टेट इक्वेशन दे रखी होगी या हमें मैट्रिसेस दे रखी होगी। तो कंट्रोलेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, इसकी खुद की मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं, जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मान लेते हैं वो मैट्रिक्स है Q, कंट्रोलेबिलिटी के लिए C, तो B ए बी ए स्क्वायर बी, ठीक है, अप टू कहाँ तक जाना है हमें, ए की पावर n माइनस 1 इंटू बी तक। ये हमारी वो मैट्रिक्स होगी जो कंट्रोलेबिलिटी चेक करने के लिए काम आएगी। इस टेस्ट को हम कालमान टेस्ट भी कहते हैं, इस नाम से भी हमें पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर जो ये n नजर आ रहा है वो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी जो मैट्रिक्स ए हमें क्वेश्चन में दी जाएगी उसका ऑर्डर होगा। तो उससे हमें पता लगेगा कि हमें कितने कॉलम, ये जो हमें बी नजर आ रहा है, फिर ए बी नजर आ रहा है, फिर ए स्क्वायर बी नजर आ रही है, ये कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्सेस हैं जिनकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है आगे जाके। ठीक है, तो अब ये चीज हमें डिफाइन करनी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन में कैसे हमें इसको यूटिलाइज करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो जो गिवन मैट्रिक्स होगी वो कंट्रोलेबल होगी या नहीं। तो मान लेते हैं क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ए इक्वल टू, हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8। बी हमें दिया हुआ है 0 0 1 और सी हमें दिया हुआ है 2 3 4। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है एग्जाम में, x डॉट इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 0 0 1 multiplied by u and y equal to 2 3 4 x। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू एंड y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। तो डायरेक्टली हम कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि ये a है, ये b है और ये c है। तो दोनों ही तरीकों से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इस मैट्रिक्स को हमें चेक करना है कि ये कंट्रोलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए पता करना पड़ेगा। तो ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऑब्वियस है इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ये। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, जनरली ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी यहाँ पर। तो अब जो हमारे पास मैट्रिक्स थी वो थी बी ए बी ए स्क्वायर बी, ये जो हमने लिखा था बी ए बी ए स्क्वायर बी। तो एन की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ जो कि हमारे
ए का ऑर्डर है तो 3 - 1 2 हो जाएगा, यानी मुझे कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, 1 2 और 3। तो जो पार्ट हमें चेक करने के लिए यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा वो होगा बी, देन ए बी एंड देन ए स्क्वायर बी। तो अब हमें ये वैल्यू चाहिए, तो हमें देख सकते हैं कि हमारे पास गिवन ऑलरेडी बी हमें गिवन है, दैट इज 0 0 1। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करना है। तो ए बी क्या है यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 1। तो ये ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और ये ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। तो मल्टीप्लाई के लिए हम जानते हैं कि पहले का कॉलम और दूसरे की रो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये हम जानते हैं। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको, तो रो इंटू कॉलम करते हैं, तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 2 कम्स आउट टू बी 2। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो ऑर्डर बनेगा, जैसे ये 3 और 3 चले जाते हैं तो 3 क्रॉस 1 का ऑर्डर बनना चाहिए, यानी 3 रो आनी चाहिए और 1 कॉलम आना चाहिए। तो पहला कॉलम का वैल्यू हो गया ये, उसके बाद 3 इंटू 0 4 इंटू 0 एंड 5 इंटू 1, तो ये आ गया 5। फिर 6 इंटू 0 7 इंटू 0 और 8 इंटू 1, ये आ गया 8। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की। अब हमें अगली वैल्यू क्या निकालनी है, ए स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर बी अगर मैं निकालता हूँ ए स्क्वायर बी, तो ऑब्वियस है उसको लिख सकते हैं ए इंटू ए बी, मैट्रिक्स ए इंटू ए बी लिख सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स फिर से हम लिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाइड बाय, अब ए बी हमारे पास कितना है 2 5 एंड 8, ठीक है। तो अब ये वैल्यू आ गई। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पहला वैल्यू क्या आएगा, फिर से देखो ये 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है, तो ये 3 और 3 चले जाएंगे, तो 3 क्रॉस 1 का हमें एक पैटर्न मिलना चाहिए। तो 0 इंटू 2 0 1 इंटू 5 5 2 इंटू 8 16 दैट इज 21 3 इंटू 2 6 4 इंटू 5 20 5 इंटू 5 25। तो ये हमारे पास हो गया 45 और 6 51। एक मिनट, 3 इंटू 2 6 4 इंटू 5 5 और 8 5 से 40 होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया 66 और 6 इंटू 2 12 प्लस 7 इंटू 5 35 प्लस 8 इंटू 8 64। तो ये हमारे पास हो जाएगा 111। तो हमारे पास जो थर्ड वैल्यू आई वो क्या है 21 66 एंड 111। ये तीन वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको हमें उस पैटर्न में ट्रांसफर करना है। तो उस पैटर्न में ट्रांसफर करने के लिए क्या होगा, क्यू सी इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास मतलब बी होना चाहिए, फिर ए बी और फिर ए स्क्वायर बी। तो 0 0 1 तो था हमारा बी, उसके बाद हमारे पास आया था 2 5 8 और उसके बाद आया 21 66 एंड 111। तो ये हमारे पास देखो एक मैट्रिक्स बन गई जिसको हम टेस्ट करते हैं फॉर कंट्रोलेबिलिटी। अब इसके अंदर हमें चेक करना है कि ये कंट्रोलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्यू सी क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 5 इंटू 1 1 1 माइनस 66 इंटू 8, यानी इस रो और इस कॉलम को हटाएंगे तो ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस 2 इंटू 0 इंटू 111 माइनस 66 इंटू 1 प्लस 21 इंटू 8 इंटू 0 0 माइनस 5, ठीक है। तो ये तो देखो 0 हो गया। यहां पर हम देख रहे हैं कि माइनस 66 और 2 ये हो गया हमारा 132, ठीक है। ये 132 हो गया प्लस का और ये हो गया हमारा 105। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आया 27 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इफ क्यू सी दैट इज डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो रैंक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू इट्स ऑर्डर, यानी जो भी उसका ऑर्डर है, जैसे इसका ऑर्डर क्या है देखो 3 क्रॉस 3 है तो इसका ऑर्डर 3 है, तो इसके इक्वल टू इसकी रैंक होगी। और अगर डिटर्मिनेंट जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है, दैट मीन्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये दो वैल्यू जो होती है ये हमें ध्यान रखनी है
कि अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तब तो रैंक और ऑर्डर बराबर होंगे, और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो रैंक और ऑर्डर बराबर नहीं होंगे। तो अगर रैंक और ऑर्डर, रैंक को हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑर्डर को एन से, तो इस केस में जो सिस्टम है वो कंट्रोलेबल कहलाता है। और अगर दोनों बराबर नहीं होते हैं तो उसमें केस में क्या कहलाता है, अनकंट्रोलेबल। ठीक है, तो हमारे केस में क्या हुआ, देखो जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब जो हमारे क्वेश्चन में जो रैंक है रो वो 3 है, और ऑर्डर जो ऑलरेडी हमारे पास n था, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, वो हमारे पास कितना था, 3 था। तो रैंक और ऑर्डर क्या है, सेम है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंट्रोलेबल। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिस्टम कंट्रोलेबल है या नहीं है। अब बात करते हैं हम ऑब्जर्वेबिलिटी की। तो ऑब्जर्वेबिलिटी के केस में भी हम सेम एग्जांपल लेके चल सकते हैं। तो सिस्टम ऑब्जर्वेबल कब कहलाएगा, तो पहले डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं इसकी, उसके बाद हम देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो क्या कहेंगे हम, ए सिस्टम इज सेड टू बी कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल इफ एवरी स्टेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द मेजरमेंट ऑफ आउटपुट ओवर फाइनाइट टाइम। यानी ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, जब हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं तो हम इनपुट लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट निकालते हैं। तो एनी टाइम ऑफ इनपुट पर हम आउटपुट अगर ऑब्जर्व कर पाते हैं तो अब सिस्टम को क्या कह सकते हैं हम, ऑब्जर्वेबल। तो ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए हम मैट्रिक्स जो डिजाइन कर रहे हैं, लेट इट इज क्यू ओ फॉर ऑब्जर्वेबल। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स का फॉर्मेट होगा वो होगा सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज एंड देन ए की पावर ट्रांसपोज n-1 सी ट्रांसपोज। तो टी का मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोज से है, यानी रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बिकम ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। तो जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था उसी को हम अगर लेते हैं तो हमारे पास ए जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, 0 0 1, और सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, 2 3 4। तो हमने देखा था कि जब हमारे पास ये कंट्रोलेबिलिटी का क्वेश्चन था तो उसमें ए और बी का यूटिलाइजेशन होता है, और जब हम आते हैं ऑब्जर्वेशन में तो ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स ऑन आउटपुट, तो उस केस में सी मैट्रिक्स का भी यूटिलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले सी का हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। ठीक है, तो सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 3 4। सी क्या था, रो था, तो क्या बन गया, कॉलम। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, जो कि ऑब्वियस है हमारे पास कितना था, 3। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास बचेगी वो बचेगी सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का स्क्वायर सी ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स हमें डिजाइन करनी है। तो ये 3 पार्ट हमें लेके आने। तो सी ट्रांसपोज तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे ए ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज की। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी रो को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम में। अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखेंगे 0 3 6 1 4 7 2 5 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब। तो 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 3 9 and 6 इंटू 4 24, दैट विल बी 33। 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 3 12, 7 इंटू 4 22 28, तो 42। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 3 15 और 32। तो ये हमारे पास हो जाएगा 51। तो ये हमारे पास आ गया 33, 42 एंड 51। ये आ गई ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज की वैल्यू। अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर और सी ट्रांसपोज, ये कैलकुलेशन करनी है हमें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब ए ट्रांसपोज का स्क्वायर सी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, इस तरह से लिख देंगे हम। तो ए ट्रांसपोज क्या हो गया, 0 3 6 1 4 7 2 5 8 और मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज कितना आया था, 33 42 एंड 51। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो 0 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 126 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 306, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 432। ठीक है, फिर आएगा 33 प्लस 168 प्लस 7 1 जा 7 और 7 3 जा 55, तो ये आ गया 558 और लास्ट वैल्यू आ जाएगी 66 प्लस 210 प्लस
408, तो ये आ जाएगा 684। तो अब मैं जब मैट्रिक्स डिज़ाइन करूँगा Q0, तो वो क्या हो जाएगी 2 3 4, ये तो मैं दिया हुआ था, फिर 33 42 एंड 51, और फिर आ जाएगा 432 558 एंड 684। अब इस मैट्रिक्स का फिर से हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। उससे हमें क्या मिलेगी, रैंक, और रैंक और ऑर्डर अगर सेम होते हैं तो क्या लाएगा, ऑब्जर्वेबल, नहीं तो नॉन ऑब्जर्वेबल। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो क्या आएगा वैल्यू, सबसे पहले 2 इंटू 42 इंटू 684 माइनस 558 इंटू 51 माइनस 33 इंटू 2 इंटू 684 माइनस 4 इंटू 558 और 432 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 51 माइनस 4 इंटू 42। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 0। इसको सॉल्व कीजिएगा, आप देखिएगा कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब अगर इसका डिटर्मिनेंट सिंस mod of Q0 is equal to 0, so its rank का मतलब क्या है, Q0 की रैंक, its rank will be less than order। ठीक है, इसका ऑर्डर भी 3 ही है और रैंक क्या हो गई, कम हो गई। तो रैंक कम कितनी होगी, या तो 2 होगी या 1 होगी। ठीक है, 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है उसमें एंटायर वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। अगर एंटायर वैल्यू 0 होगी तब रैंक 0 होती है, अदरवाइज 1 या 2 होगी। तो ऑर्डर जो था हमारा क्वेश्चन का n वो 3 था, लेकिन जो रैंक है दैट इज रो विच इज नॉट इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये किस इंडिकेशन कर रहा है, अनऑब्जर्वेबिलिटी की तरफ। तो हम देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में एक कंट्रोलेबल था लेकिन यहाँ पर क्या आया, अनऑब्जर्वेबल। तो इसका मतलब डिपेंड नहीं करता है कि भाई कंट्रोलेबल आया तो ऑब्जर्वेबल ही होगा या दोनों ही ऑब्जर्वेबल कंट्रोलेबल होंगे, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।